खोज जारी है एक अनजानी राह की, खोज जारी है एक अनजानी राह की, तलाश जारी है एक गुमनाम मुकाम की। हर तलाश या खोज बेमानी है यदि अभी तक तुमने मन की बात नहीं जानी है। हर तलाश या खोज बेमानी है यदि अभी तक तुमने मन की बात नहीं जानी है। आ अपने जुनून को अपने मन से जोड़े, आ अपने जुनून को अपने मन से जोड़े, आ रास्ते अपने सफलता की ओर मोड़े, आ रास्ते अपने सफलता की ओर मोड़े। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हार्ट कनेक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में आज फिर हम कुछ समस्याओं को लेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को लेंगे जिसको बहुत सारे लोग फेस करते हैं, पर कुछ लोगों में ये साहस है कि वो प्रॉब्लम को लिखकर भेजते हैं, हार्ट कनेक्ट में बतलाते हैं कि सर हमारी प्रॉब्लम को लीजिए, हम सॉल्यूशन चाहते हैं। देखिए बेटा, दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कई समाधान समय के साथ मिलते हैं, कई समाधान सोच को बदलने पर मिल जाते हैं और कई समाधान तुरंत हो जाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे आपको। पहला एक सॉल्यूशन है कि आप जो है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई फाइनेंशियल तकलीफ है, तो भाई छोटा मोटा काम करके, ट्यूशन लेकर, कुछ किसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करके हम तुरंत जो है वो उस फाइनेंशियल क्रंच को दूर कर सकते हैं। कुछ समय के लिए अपने खुद के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनको हम इमीडिएटली जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिर कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो वक्त के साथ, समय के साथ साथ जो है वो हल्की पड़ती चली जाती है। घर वालों का व्यवहार ठीक नहीं है, तमाम तरह की दूसरी तकलीफें हैं, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूं कि वक्त को भी वक्त देना पड़ता है वक्त को बदलने के लिए। तो आपको जो है ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आप इमीडिएटली नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनको वक्त पर छोड़ देना चाहिए। कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान आप जो है अपनी सोच को बदलकर ढूंढ सकते हैं आप, ठीक है। रिलेटिव मुझे कुछ कहते हैं, मुझे बुरा लगता है, अरे भाई ध्यान देना बंद कर दो उन पर। तो मतलब दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। सारा खेल हमारे खुद के मस्तिष्क में है, दिमाग में है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे वही बोलूंगा कि आप जो है अपने अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा बल दिया कीजिए। दुनिया में सबसे आकर्षक चीजें जो है वो नकारात्मक चीजें हैं। आप YouTube चैनल्स को भी देख लो ना, आप जो फालतू के चीजें बता रहे हैं, टाइम पास करने वाली चीजें हैं जिनको हम तथाकथित इंटरटेनमेंट कहते हैं, ऐसी चीजें बड़ी हिट हो रही हैं। आप देखो ना, OTT प्लेटफॉर्म पे जो ऐसे क्राइम बेस्ड जो एपिसोड्स हैं, जो वेब सीरीज हैं, वो खूब चल रही हैं। लेकिन जहां पे नॉलेज की बात आएगी, अच्छी सी बात आएगी, वहां पर जो है वो लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मुझको जब कभी नेटफ्लिक्स देखने का मौका मिलता है तो मैं नेटफ्लिक्स पर जो है क्राइम बेस्ड वेब सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। मैं देखता हूं, जैसे मैंने बीच में एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी थी, राजा, रसोई और अन्य कहानियां, बहुत अच्छी, मतलब नेटफ्लिक्स पर है उठ के, राजा, रसोई और अन्य कहानियां। उसमें बताया गया कि किस राजा के समय में किस तरह का खाना बनता था, कौन सा फूड कैसे इवॉल्व हुआ, समोसा कैसे इवॉल्व हुआ, ये कैसे हुआ, दिल्ली के लोग अधिक मसाले क्यों खाते हैं, बहुत सारी बातें बताई गई उसमें। और हिस्ट्री जानने मिली आपको कि लखनऊ के गिलोटी कबाब कैसे बने, क्यों बनाया गया उनको, और कैसे इतने पॉपुलर हो गए वो। तो नॉलेज वैसे ना, आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें, आप डिस्कवरी देखें, बहुत कुछ सीखने और जानने मिलता है, लेकिन हमारा मन तो नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि आपको अपने मानसिक सेटिंग को ठीक करना पड़ेगा। होता ना डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है, बचपन में जब हमारा जन्म होता है ना तो डिफॉल्ट सेटिंग में होते हैं हम लोग। जब हमारा जन्म होता है, बचपन में तो जन्म होता है, अच्छा जन्म के बाद बचपन शुरू होता है, चलो ठीक करता हूं, जन्म के बाद बचपन शुरू होता है, तो हम डिफॉल्ट सेटिंग में पैदा होते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग होती है, मोबाइल आता ना,
जब आप मार्केट से मोबाइल नया नया लेके आते हो, डिफॉल्ट सेटिंग में होता है, आप सब लैंग्वेज सब चुनते हो आप, फिर आप अपने अपने ऐप उसमें आप इंस्टॉल करते हो, फोटोज डालना शुरू करते हो उसमें आप, ठीक है। एक लेवल के बाद 1 साल गुजर चुका है, अच्छा वाला स्मार्टफोन है, भर रखे हैं उसमें 2000 वीडियो, 5000 सेल्फी, 5000 सेल्फी भर दिए उसके अंदर, है ना, सब में बदक जैसा मुंह बना बना के, ठीक है, वो भरे हुए उसके अंदर, 10,000 फोटो दूसरे भरे हुए उसके अंदर, जाने कौन कौन सा गार्बेज उसके अंदर भरा है, व्हाट्सएप से इतने फालतू के मैसेज है वो सब भी उसके अंदर भरे हुए हैं। वो मोबाइल ऐसा हो गया वो हैंग कर रहा है, वो ढूंढते हो उसमें कोई फोटो, बोलता है बस कर रहा है, दिन भर तक तो पढ़ता भी है और फालतू काम भी बहुत करता है। मोबाइल यदि बोल पाता तो बोलता है यार छोड़ दे, कहां फंस गया मैं, ठीक है। तो वो मोबाइल फिर दिक्कत करने लगता है, फिर क्या करते हैं उसको रीसेट करते हैं उसको, ताकि फिर से ठीक हो जाए, वो डेटा ठीक हो जाए उसका, है ना। हम सब भी डिफॉल्ट सेटिंग में आए होते हैं, है ना। सीखते हैं फिर हम, जो जब 4 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं, सीखते हैं हम, फिर हम, है ना। फिर हमारे अंदर लोग बाग क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, डिप्रेशन का ऐप ले बेटा इंस्टॉल कर ले, ठीक है। ये वाला ऐप ले, किसका ऐप है ये, चक्कर काटने का, घरों के चक्कर काटने का ऐप, ये भी इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो मोहल्ले के चक्कर काटने का ऐप इंस्टॉल है, ठीक है, और डिप्रेशन का ऐप इंस्टॉल है, नहीं पढ़ने का ऐप इंस्टॉल है, ऐप इंस्टॉल 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 करते लगे और बन गए पबजी। फिर गाली बकते बाबूजी कि पढ़ते क्यों नहीं है, घर के पिताजी बापूजी गाली बकते हैं कि पढ़ते क्यों नहीं हो। हाँ, समझ गए बात। तो कहने का मतलब ये है कि हमको डिफॉल्ट सेटिंग में रहना है, हमको जो है वो जब तक कुछ अच्छा अचीव ना करना, जो भरना है ऐप डाउनलोड भी करना है, अच्छा वाला ऐप डाउनलोड करना है अपने खुद के मन के अंदर, सक्सेस वाला ऐप, मोटिवेशन वाला ऐप, ठीक है ना। चलिए, तो आज की पहली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। गुड मॉर्निंग सर, ए कमांडो फ्रॉम फोकस बैच 2023, फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। फ्रॉम पास्ट 1 year आई एम कंज्यूमिंग स्टेरॉइड टैबलेट्स एंड द डॉक्टर गेव टैबलेट फॉर नेक्स्ट 6 months टिल 1st May 2023. Because of this tablet I feel low energy and whenever I sit for study purpose I feel not too steady, but I am trying to get a seat in AIMS college. I am trying to study but not able to complete training properly, and due to this I am getting backlog day by day. It's a serious problem sir, please consider it. ठीक है, देखो बेटा, क्लियर कर दूं एक बात में, ट्यूबरक्लोसिस एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज संभव है। 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आपको दवा खानी पड़ सकती है, ठीक है। जो आप लिख रहे हो स्टेरॉइड टैबलेट के बारे में, तो आई डाउट कि आपको स्टेरॉइड टैबलेट दिया गया होगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल फिक्स है ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसमें स्टेरॉइड दिया है तो कोई दूसरी वजह से डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड ऐड किया होगा, और स्टेरॉइड से आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता है। और जो आपको ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन दी जा रही है उसके साथ में अच्छे फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि आप खाना अच्छे से खाइए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक भी कीजिए, बॉडी में आपका जो है वो पॉजिटिव, अब नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए आप, ठीक है। जब मुझे ध्यान अच्छे से कि जब भारती सिलेक्ट हुई थी 2003 की बात है, ठीक है, जब वो सिलेक्ट हुई थी अपना आईएएस के एग्जाम में यूपीएससी में, तो मालूम है क्या हुआ, उस समय वो बहुत मेहनत करती थी। तो 2003-4 में, 2002-3 में उसने रात भर जो है जग कर पड़ेगी, दिन भर पड़ेगी, बहुत थोड़ा सा रात को उसने, मुझे मालूम चला कि कई महीनों बाद मुझे मालूम चला, हमारी शादी हो चुकी थी, कई महीनों बाद मालूम चला कि उसने रात में डिनर ही नहीं किया। क्योंकि मेरा अक्सर लेट रोट के आता था अपनी प्रैक्टिस से, उसने डिनर नहीं किया बहुत दिन तक। क्यों डिनर नहीं करती थी? क्योंकि डिनर करने के बाद नींद आया करती थी, तो उसने डिनर करना बंद कर दिया। उसने जो है वो सिर्फ पढ़ाई करती थी वो, ठीक है, थोड़ा बहुत चाय ले लिया, कॉफी ले लिया, कुछ कर लिया, एक आध बिस्किट खा लिया। ऐसा उसने महीनों किया। महीनों करने पे क्या हुआ कि वो सिलेक्ट तो हो गई वो, लेकिन कुछ दिन से तकलीफ थी कि गले में यहाँ पे एक गांठ हो गई थी, ठीक है। डॉक्टर को दिखाया, ईएनटी वाले को दिखाया, उसने कुछ दवाएं दी, नहीं दूर हुई, ठीक है। फिर ईएनटी वाले ने बोला कि डेंटिस्ट के पास जा चले जाओ, वो देखा, डेंटिस्ट ने कहा कि आपका शायद वो दाढ़ के कारण ऐसा हो रहा था, एक दाढ़ भी निकाल दी, सोचो, फिर भी नहीं ठीक हुई। फिर फाइनली एक और डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस है, ये लिम्फ नोड का ट्यूबरक्लोसिस है। अब उसके लिए 9 महीने 9 मंथ तक गोली लेनी पड़ी भारती को। अब भारती क्या है, वो दवा नहीं खाती बिल्कुल भी। उसे आप यदि बुखार है, पैरासिटामोल दो ना, तो टेबलेट लेगी, हाँ मैं खा रही हूँ। वो देखो गितन, देखो उधर बगुला जा रहा है, वो देखो बगुला जा रहा है, अपन बगुला देख, कहाँ गया बगुला, वो टेबलेट उठा के नीचे फेंक दी। टेबलेट कहाँ गई? खाली पेट में, नहीं खाएगी गोली।
छोटे बच्चे करते ना वैसी हरकतें पूरी। अब हो गया भैया लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, तो फिर मैंने समझाया बहुत कि देखो देवी अब गोली खानी पड़ेगी, अब कोई इलाज नहीं इसका, AK-4 खानी पड़ेगी आपको। उसमें होता है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजेनामाइड होता है उसमें, और जो है वो ये आपको गोलियां खानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ठीक है, इथमेविटॉल, आइसोनियाजिड, जो है वो पायराजेनामाइड, रिफाम्पिसिन, ये दवाएं खानी पड़ती है, चारों गोली खानी पड़ेंगी। फिर पूछती मुझसे अब ये गोली क्या करती है, तो मैं बोलता था देखो ये आइसोनियाजिड है, ये बॉक्सर है, ये बॉक्सिंग करती है, ये जैसे ही बैक्टीरिया दिखेगा ट्यूबरकुलोसिस का उसे आके ढिशुम ढिशुम कर देगी वो। ऐसा होता है क्या? मैंने कहा ऐसा होता है, मेडिकल में पढ़ा है हमने, तुम थोड़े डॉक्टर हो, हम डॉक्टर हैं। फिर रिफाम्पिसिन क्या करती है, मैंने कहा ये क्या करती है, ये इसके पास में कुछ वेपन्स है, ये बैक्टीरिया को पकड़ के रखती है ताकि सामने वाला ढिशुम ढिशुम कर रहा हो तो भाग ना जाए वो। ऐसे करके मैं झूठी मूठी कहानियां सुनाई बहुत सारी, मैंने रोज मोटिवेट करता था, दो सुबह सुबह फोन लगा के कि आज ब्रेकफास्ट के बाद चारों गोली खाना, आज तुम्हारे बैक्टीरिया इतने कम हो गए होंगे, लिम्फ नोड में इतने बचे होंगे, ऐसे करके मेरा दिल जानता है 9 महीने लगातार फोन करता रहा, वो गोली खाती रही और एकदम ठीक हो गई, है ना, खत्म। फिर खाने पीने का ध्यान रखा गया, बोला गया भाई कि इम्यूनिटी हायर साइड, इम्यूनिटी डाउन मत करो। तो तुमको भी ट्यूबरकुलोसिस जो है ना ऐसा मत सोचो इस बारे में, तुम्हारे मन में वो 4 गोली 3 गोली देख के तुम जो है वो घबरा गए हो कि ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हैं, तुम जो है वो तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, दवाएं गर्म तासीर की होती है, दवाओं का पोटेंशियल हायर साइड होता है, तो कई बार ऐसा होता है बेटा। इसलिए आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपना खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक हो रहा हूं ये इमेजिन कीजिए, आप ठीक हो जाइए, ठीक है, मत सोचो बेटा ऐसा, ठीक है ना। मैं डॉक्टर के तौर पे तुम्हें सलाह दे रहा हूं, ये क्लियर। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया बट वो एक्सेप्ट करने से डरती है, क्योंकि उसके पिछले रिलेशनशिप में वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुकी थी, मगर लड़के ने उसे छोड़ दिया। अब उसे लगता है कि वो जो कर चुकी है उसके बाद अगर वो मेरे साथ आएगी तो वो गलत करेगी मेरे साथ। वो ऐसा फील करती है कि अब उसे प्यार करने का कोई हक नहीं है। हम दोनों बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडो हैं, हमारी पढ़ाई में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट वो एक गलतफहमी बना ली है कि अब वो जिसे प्यार करेगी उसका साथ धोखा होगा ड्यू टू हर पास्ट रिलेशनशिप। नंबर 1, आप दोनों बायोमेंटर्स के कमांडोज हैं, तो दोनों पिटने वाला काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है ना। पढ़ाई में असर नहीं पड़ता है प्यार से, तो मैं मानूंगा नहीं। प्यार और पढ़ाई जो है वो दोनों ऐसी दो धारी तलवार, कहने वो एक साथ नहीं हो सकती, कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती वो, ठीक है। या तो प्यार कर लो भैया या पढ़ाई कर लो आप, ठीक है। क्योंकि जिन लोग को लगता है ना कि प्यार करते करते पढ़ाई हो जाती है या पढ़ाई करते करते प्यार हो जाता है ना, तो बेटा ऐसा है कि प्यार अपने आप में फुल टाइम ड्यूटी है, ठीक है। प्रेम अपने आप में एक पूर्ण फुल टाइम ड्यूटी है। तो भैया ऐसा है कि फुल टाइम ड्यूटी या तो प्रेम की कर लो, और पढ़ाई अपने आप में फुल टाइम ड्यूटी। नीट का कार्यक्रम कभी पार्ट टाइम नहीं होता। तो मैं जो बातें कह रहा हूं सही बातें कह रहा हूं भैया। ऐसा है कि तुम हमको ना सिखाओ कि प्रेम क्या होता है। प्रेम बहुत किया हुआ है हमने भी, ठीक है ना। हमारी शादी भी प्रेम विवाही है, लेकिन हमने वक्त सही आने पे किया हमने, ठीक है। ऐसा थोड़ा बचपन से जो है वो जैसे बड़े हुए 12-14 साल के हुए लगा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। I want to do some kind of प्रेम। I am looking for प्यार, I am looking for मोहब्बत, ठीक है। निकल गए बाहर, पिताजी से पूछा इधर आओ बेटा, पढ़ाई क्या चल रही है? नहीं पिताजी पढ़ाई तो कम चल रही, प्यार चल रहा है खूब। तो इतने जूते पड़ते हमारे जमाने में, तुम लोग तो इतने खुले लिख देते हो टीचर को अपने, ठीक है ना। तो इतना मारते पिताजी हमारे कि मतलब 10 मारते और 1 गिनते। आजकल के पिताजी लोग तो बड़े समझदार है फिर भी, ठीक है। कुछ बोल जाना, कुछ बोलते नहीं, वो कहते हैं बेटा देखो पढ़ने में फोकस कर रहा हूं अपना, ठीक है ना। तो मैं जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि तुम जो लिखे ना इसमें स्टेटमेंट लिखे हो तुम उसमें कि जो है हम दोनों बायोमेंटर के ऑफिशियल कमांडो है और हमारी पढ़ाई में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये तुम्हें मेरा रिजल्ट बिगाड़ने का कोई हक नहीं है, याद रखना, ठीक है। तुम बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडो ट्रेनिंग में हो, तुम्हें मेरा रिजल्ट बिगाड़ने का कोई हक तुमको भी नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करना बेटा। अब रही बात उसकी कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि लड़की जो है वो, तुमको बताऊं, द गर्ल इज, मतलब उसके मन में जो है ना एक तरह की बहुत ऑनेस्टी, तो उसने जो तुमको बताया ना बतलाती तो क्या होता, ठीक है। यू नेवर नो। उसने तुमको सच्चाई बतलाई है एंड नाउ
इस सच्चाई को सुनने के बाद तुम्हें भूल ही जाना है इस सच्चाई को कि एक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तुम जिंदगी भर उसको उस सच्चाई पे जज करते रहोगे, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। एंड ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो एक इंफॉर्मेशन को लेकर रखता है अपने पास में, जरूरत पड़ने पर उसको रैंडमली कहीं पर भी यूज करता है, ठीक है। दूसरी बात, लड़की क्या सोच रही है वो कि अब उसे हक नहीं है, ये एकदम गलत। धोखा किसने किया? उस लड़के ने किया। चीटर कौन था? वो लड़का था। गलत कौन किया? वो लड़का गलत किया। और विक्टिम कौन बन रहा है? अपने आप को मान रहा है, लड़की मान रही है। क्यों मान रही है? इसने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। अब रही बात फिजिकल रिलेशनशिप की यहां तक बात है, तो मैं यही बोलूंगा बेटा, हर चीज का अपना एक वक्त होता है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, हर चीज का वक्त होता है। मैंने कहा ना, सही काम भी गलत वक्त पर करोगे तो वो गलत कहलाएगा। आपको सही काम को भी सही वक्त पर करना पड़ेगा तो ही वो सही कहलाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ कि भैया आजकल के समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगा कि हर चीज की बेटा अपनी एक उम्र होती है, ठीक है। हर चीज की अपनी एक उम्र होती है। सब चीजें अपने वक्त पर हो बेटा तो सही कहलाती है, वक्त से पहले हो तो गलत है, वक्त के बाद हो तो भी गलत है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि अभी आप उसको ना फोर्स करें, ना प्रेसाइज करें इस चीज के लिए कि ना उसने आपको बोला है, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उसने इस इंटेंशन से बोला है कि आप अभी रहने दो भाई, हमको पढ़ने दो, खुद पढ़ाई करो, ठीक है। या वो एक आप में एक ईमानदार सही पार्टनर ढूंढ रही है। तो मेरा मानना यह कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, मेडिकल में सिलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और उसके बाद फिर प्रेम करने भी खूब बहुतेरा वक्त होगा और पैसा वैसा भी होगा प्रेम करने के लिए। भैया प्रेम में पैसा लगता है, ठीक है ना। मतलब कि आपको जो है, नहीं सर हम तो प्रेम से खा पी लेंगे सब। अरे भैया प्रेम से नहीं मिलता आटा, प्रेम से नहीं मिलती दाल, ठीक है ना। उसके लिए कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता, रोजगार करना पड़ता है ना। तो वो जो है ना क्या बोलते हैं, मतलब समझ लो ना अच्छे से कि भगवान भी जो होता है ना, मंदिर में जाते हो तो भी चढ़ावा चढ़ाते हो जाके, ठीक है। जबकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं तुमसे। अस्पताल में जन्म होता है तो भी अस्पताल का बिल आता है कि भैया ये सामान लगा था, इसका पैसा दे दो, ठीक है। जन्म पैसा था, मरने के बाद भी पैसा लगता है कि भैया लकड़ी आई थी, ये आया था, ये बना था, ये किया था, तो इसका पैसा दे दो, ठीक है। तो पैसा कमाने लायक तो बनना पड़ेगा, पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर खूब उम्र पड़ी है प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। आप दोनों प्रेम भी कर लेना फिर, लेकिन अभी पढ़ाई करो, ठीक है। क्यों लिखा है इस आदमी को मेल? देखो तो सही, हमारे को जज, अरे जज नहीं कर रहा, बच्चों के समान समझा रहा हूं। मेरा बेटा तो मैं यही बोलता हूं उससे कि बेटा तू खूब प्रेम करना, दिल भर के दिन भर तू एक ही काम करना, सुबह से सो के उठना, क्या करना है आज, तुम्हारा काम क्या है? आज तो प्रेम करेंगे, आज आई एम गोइंग टू डू प्रेम दिन भर। अरे भाई करना ना, कौन रोक रहा तेरे को, लेकिन कुछ हासिल करो, कुछ स्लैग बन आदमी, ठीक है ना, है ना। समझ गए बात? तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि यार वक्त के पहले ये सब चीजें इमैच्योरी मत करो, कि मैच्योर होने का इंतजार करो। तुम भी बड़े हो गए यार, तुम्हारा भी वक्त आएगा, ठीक है ना, ठीक है। प्रेम जिम्मेदारी होती है कि गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता बेटा, ठीक है ना। चलिए पढ़ाई करो दोनों लोग। चलिए नेक्स्ट मेल हमारे पास है। आई वॉज योर ऑफिशियल कमांडो फ्रॉम फोकस बेच। आई एम गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन यूपी सर। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज फ्रॉम KG to 10th I was class topper. In 11th and 12th, I was among the top 5 ranker of my class, due to which my family and teacher has huge expectation from me. I started my NEET preparation after 12th, where I continuously failed in NEET. Sir, इससे पहले कभी भी इतने continuous failure नहीं देखे. I have zero self confidence now. इसके बाद मेरे टीचर और फैमिली को भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा. सर साइड वाइज मैंने BSc भी कंप्लीट कर लिया, बट माई मेन फोकस वॉज नीट. BSc के बस एग्जाम दिए था, ना कॉलेज गई ना अलग से उसका कुछ पढ़ा, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. लास्ट 2 ईयर से मार्क भी इंप्रूव नहीं हुए. आई गॉट 400 मार्क्स इन नीट. तब मेरे फादर ने एक नियर बाय कॉलेज में MSc में एडमिशन करा दिया. आई एम 26 ईयर ओल्ड गर्ल. ईच एंड एवरी डे दिस फीलिंग ऑफ कंटिन्यूअस फेलियर किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड. ऐसा लगता है कि अब कभी भी कुछ अचीव कर ही नहीं पाऊंगी. डेली आई हैव सुसाइडल थॉट एंड एंजाइटी आफ्टर 12th. ऐसा कोई भी दिन नहीं जब मैं रिलैक्स से सो पाई होंगी. सर मुझे ये कॉलेज, ये कोर्स जरा भी नहीं पसंद. मैंने हमेशा सिर्फ MBBS डॉक्टर बनने के बारे में सोचा था और इतने साल से उसके लिए मेहनत की, बट विदाउट रिजल्ट माई एफर्ट वॉज जस्ट यूजलेस. शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट अगेन और शुड आई लेफ्ट इट? सर आई कांट लिव विद दिस लाइफ फिल्ड विथ कंप्रोमाइज. क्या ये फीलिंग मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी और मुझे ऐसा ही जीना होगा? क्या
मैं अब भी ट्राई कर सकती हूँ? शुड आई एवर टू बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अगेन? सर प्लीज हेल्प करिए, मैं और किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखो बेटा, नंबर 1 पहली बात यह है कि मैं पहला करेक्टर रहता हूं कि यू आर 26 ईयर ओल्ड, जैसा आपने लिखा, ठीक है। दूसरा यह है कि आपने बीएससी कर लिया है, एमएससी आप कर लिए। तीसरा यह है कि आपने नीट की तैयारी किया, कंटिन्यूअस आपने कोशिश किया, पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 400 नंबर के आसपास आए और आप जो है नंबर को इंक्रीज भी नहीं कर पाए, आपने समझा। आप परेशान है कंटिन्यूअस फेलियर से, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक बात कि बेटा देखो ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेलियर नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव, मैंने हमेशा कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं ये रेस के समान है। आपके फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया, कोशिश किया आपने, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आपकी कोशिश दूसरों की तुलना में थोड़ी सी कम थी। आपकी कोशिश दूसरों की तुलना में थोड़ी सी कम थी, इसीलिए जो है वो रिजल्ट उतना पॉजिटिव आपको नहीं मिला, ठीक है। ये बात माननी पड़ेगी, है ना। अब देखो बेटा, यहां पे क्या गलतियां हुई? गलतियां ये हुई कि देखो आपने, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपने 19 साल की उम्र में 12th कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने बीएससी का एडमिशन लिया, आपने तैयारी किया, आपने एक साल रिपीट किया होगा, फिर बीएससी एडमिशन लिया आपने। तो नीट की तैयारी अपने आप में फुल टाइम एफर्ट है। नीट की तैयारी जो है उसमें आप कोई भी तरह का डेविएशन आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं ना, उतना फिर हमारा फोकस जो है एग्जाम से कम होता चला जाता है। सबसे अच्छे सिलेक्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि वो फोकस बिगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम होशियार बनने के बाद फिर हम अपने अनुसार कंफर्ट से डिसीजन ले रहे होते हैं। तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं फेलियर के लिए, मैं यही बोल रहा हूं बेटा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग यदि आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप सर्विस के लिए जाती हैं, आप यूपीएससी का ट्राई कर सकते हैं, आप स्टेट पीएससी का ट्राई कर सकते हैं, बैंकिंग का ट्राई कर सकते हैं, आपके अलग अलग दूसरे एग्जाम होते हैं, एसएससी दूसरे एग्जाम होते हैं, उनका ट्राई करके आप जॉब ओरिएंटेड बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि आपका ख्वाब है, एक सपना है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, तो बेटा देखो एमबीबीएस जो है वो एंड नहीं कोई चीज का, ठीक है। मतलब ये बोलना कि भाई एमबीबीएस नहीं हुए तो कैसे काम चलेगा, साहब जिंदगी कैसे चलेगी, ये सब गलत है, ठीक है। मतलब मैं यही बोलूंगा आपसे कि एमबीबीएस जो है वो आपका प्रायोरिटी था लाइफ में, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से नहीं मिल पाया है तो डिप्रेस मत हो बेटा। भगवान भी क्या करता है, कई सारे सिग्नल लेके खड़ा होता है। कई बार आप गलत जा रहे होते तो वह बार बार आपको मोड़ रहा होता सिग्नल में। हो सकता है कि तुम आईएएस अफसर बन जाओ, हो सकता है कि तुम एक अच्छी सिविल सर्विस में जाके तुम एक अच्छी अफसर बनो और कई सारे लोगों का तुम भला कर सको। हो सकता है तुम किसी और फील्ड में बहुत एक्सेल कर पाओ। तो जरूरी नहीं है एमबीबीएस हर आदमी डॉक्टर बन जाए, जरूरी नहीं है। और डॉक्टर बनना कोई ऐसा नहीं कि कोई परम निर्वाण को प्राप्त हो गया। आपके मन में है बात, ये मानता हूं बात ये में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम डिप्रेस होकर सुसाइडल थॉट लेके आओ मन में। अच्छा बताओ, क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, क्या मुझे डिप्रेस होना चाहिए कि मेरा भी आईएएस का एग्जाम नहीं निकला? आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर यूपीएससी। मैं पढ़ने में तेज था, डॉक्टर था, टैलेंटेड व्यक्ति रहा हूं हमेशा, ठीक है। अभी कल परसों किसी बात बारे में बात चल रही थी, तो पता नहीं कोई हिस्ट्री का मैटर था, तो उसमें जो है वो कोई जापान की हिस्ट्री से रहा, मैं एग्जैक्ट चीज तो भूल रहा हूं। तो मैंने वो चीज बताया, क्या बोलते हैं, ऐसी बात चल रही थी हम लोग ग्रुप में, तो मैंने कहा कि ये तब ये बात हुई थी ऐसी, ठीक है। तो भारती बोलती ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा यार वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है तो तुम्हें पता होना चाहिए चीज। बोले नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा ये। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार? बोली सच में नहीं पढ़ा। मैंने कहा मतलब तुम ऐसे ही यूपीएससी निकाल ली? बोली हाँ। अब बताओ मेरे को एक मिनट के लिए कि मैं खूब पढ़ाई किया, खूब मेहनत किया, मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री सब, मतलब मेरे को मतलब ये कि मेरे को कभी जो है वो प्रीलिम्स में जितनी बार दिया, प्रीलिम निकला, मेंस निकला, मतलब हर बार पता नहीं कहीं किसी एक सब्जेक्ट में नंबर थोड़ा कम रह जाता था और फाइनली होता नहीं था सिलेक्शन, ठीक है। डिप्रेशन तो होना चाहिए था, लगा मन में ऐसा। आज भी अपने साथ में जितने जो तैयारी करते मिलते हैं लोग के, सब कोई कमिश्नर है, कोई कहीं पे है, कोई जो है वो अपना सेक्रेटरी बन गए हैं, अलग अलग बोर्ड के हेड बन चुके हैं मेरी उम्र के जो लोग, मतलब जो है मेरी एज में आईएएस अफसर बहुत ऊंची जगह पे होता है। तो क्या मुझे डिप्रेस होना चाहिए? नहीं। मैं ये मानता हूं कि जीवन का एक पड़ाव था कि मेरे लिए भगवान ने कुछ और सोच रखा था।
मेरे लिए सोच रखा था कि मैं लोगों में के बीच में जाऊं, मैं लोगों की मदद करूं, लोगों को, तो इसमें आज बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ठीक है, कि मुझे आप जैसे कई सारे लोग जानते हैं, मुझे जिस शहर में जाता हूं वहां पे लोग मुझसे मिलने आते हैं, लोग मुझे जानते हैं। मतलब मेरे को जब मैं ताज होटल में था तो मैं वहां पे जो है वहां का शेफ मुझसे बोलता, सर मैं आपका मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियो देखता हूं, ठीक है, मुझे बड़ा मन को बड़ा अच्छा लगा। किसी जगह जाता हूं, लोग मुझे पहचान लेते हैं। वन विहार घूमने गया, लोग मुझे बाहर मिल गए और उन्होंने बोला कि मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, पैसे थे नहीं मेरे पास में, अंदर पैसे घुसने के पैसे लगते हैं, उसमें 20 रुपए लगता है, 20 रुपए नहीं था पास में। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं आपका टिकट मिल लेते, आप हमसे बात कर लो थोड़ी देर। मैंने कहा उधार रहा बेटा 20 रुपया, ठीक है, मिलोगे दोबारा तो वापस कर दूंगा, ठीक है। तो 20 रुपए की उधारी चल रही है मेरे ऊपर अभी भी वो। तो मतलब मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं वो कर सकता हूं जो प्रोटोकॉल है मन के लोग नहीं कर सकते हैं। मैंने 1 लाख से ऊपर प्लांट लगा चुका हूं जब से अब तक, पिछले 5 सालों में 1 लाख से ऊपर प्लांटेशन हम लोग पूरे इंडिया में कर चुके, सारे बच्चों के थ्रू। हम बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर चुके हैं हम लोग। क्या मतलब मुझे, मतलब नाम नहीं लूंगा, पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी मुझे अप्रोच की कि सर आप हमारे इस इलेक्शन में जो है वो हमारे मेन स्पीकर बन जाइए, आप हमारे इस रीजन में आके हम आपको टिकट के बारे में सोच सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, नई पार्टी है, वो एमपी में एंटर किए भी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। हमने कहा कि भैया हम आदमी वैसे इतना टाइम ही नहीं हमारे पास में। तो मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लाइफ में कई बार फेलियर मिलती है ना तो कुछ सिखाने के लिए मिलती है, वो कि तुमको और बड़ा बनाने के लिए बनती है कि तुम और बड़े बन जाओ। हम जो है सोचे कई बार, तो कई लोग जो जैसे हमारे एक मित्र हैं जो चुरहट से भी एमएलए हैं, शरदेंदु तिवारी, हमारे भारती के परिचित थे, तो उनके कारण मेरे मित्र बन गए। अब शरदेंदु भैया ने क्या किया, उन्होंने तैयारी किया यूपीएससी का, आईएएस एग्जाम दिया। हर बार वो मेंस इंटरव्यू सब दे और नहीं सिलेक्शन हो उनका। 4 अटेम्प्ट पूरे दिए उन्होंने, चारों अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में। परेशान, गैस एजेंसी वगैरह लिए अपने एरिया में काम करने लगे, अच्छे बैकग्राउंड से। नाउ ही स्टार्टेड कि भैया मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, शुरू किया। ही इज एमएलए, आज वो विधायक है वहां के, और वो भी पावरफुल वाले विधायक हैं, छोटे मोटे विधायक नहीं है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि एमएलए का कितना पावर होता है। थोड़े दिन में वो मंत्री बन जाएंगे। अब बताओ जिंदगी कहां लेके जाना चाहती थी और तुम कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक आईएएस अफसर जिनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, शाहमीना हुसैन, गुजरात कैडर के साथ आईएएस है, तैयारी किया उन्होंने, तैयारी किया एमपी पीएमटी का, 4 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, 5वीं बार में उन्होंने कहा कि तोड़ते तैयारी। उन्होंने बीएससी कर चुकी थी, उन्होंने जो है वो यूपीएससी एग्जाम दिया, 16 रैंक आई यूपीएससी में, आईएएस बन गई। और हेल्थ में उन्होंने बहुत काम किया हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर में। तो मुद्दा यह है कि हर बात को यदि हम बोले कि साहब मेरी चाह ये थी कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, मैं नहीं बन पाया, तो भैया तुम डायरेक्टर बन सकते हो, तुम कुछ और बन सकते हो। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बेटा, किसी एक को बांध के दुखी रहना, परेशान रहना कि मैं फेलियर हूं, अरे क्यों? भगवान ने कुछ बड़ा सोचा तुम्हारे लिए, ठीक है, बड़ा, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच ही नहीं सकते उसको। अरे जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस जगह पर मैं आया था सिर्फ एक कुछ शाम के समय कुछ पेशेंट देखने के लिए, मन किया, रिकॉर्डिंग शुरू किया, रिकॉर्डिंग बायोमेंटर बन गया, बच्चे जोड़ के चले गए बहुत सारे के। मतलब धीमे धीमे जो है वो चीजें, मुझे इतना मालूम है, आप यदि अपने आपके इरादे नेक है ना, आपके मन से आप नेक है और आप एनर्जी दे रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं एनर्जी, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स कभी इनजस्टिस नहीं करता, वो तुमको जवाब देगा। जवाब कभी कभी देरी से आता है, लेकिन देरी से जब आता है ना तो आपको उसका रिवॉर्ड के साथ में आता है, ठीक है, बड़ा रिवॉर्ड लेके आता है। वक्त आके खुद बोलेगा कि थोड़ा देर हुआ बेटा, लेकिन मैं तुझे कंपनसेट कर रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं, उसको मैं ज्यादा दूंगा। मैं याद रखना, इसलिए लाइफ में इन चीजों को लेकर कभी डिप्रेस मत होना, ठीक है। तुम तो बताओ कि तुम मुझे यदि फेलियर कंसिडर करते हो तो फिर मैं, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं, ठीक है, पर मैं नहीं करता अपने आप को कंसिडर। मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज है बेटा, बस आप ईमानदार होना चाहिए, कोशिश करना बंद मत करो, सब मिलेगा, जो तुम डिजर्व करते हो सब मिलेगा। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। अरे भाई प्रॉब्लम्स भेजिए, आपके मैसेज, अपने ईमेल भेजिए, ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, है ना, और तो हम, जैसा कि हम अगले एपिसोड में उन प्रॉब्लम को हम ले सकें। ऑल द बेस्ट।